हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 2010 में जो पेपर हुए जून एंड दिसंबर में पेपर टू, क्योंकि पेपर थ्री जो थे दैट टाइम पे सब्जेक्टिव होते थे। एंड इसीलिए हम लोग जो है पेपर टू के जो भी क्वेश्चंस आए हैं फिलोसफी साइकोलॉजी एंड रिसर्च के वो डिस्कस करेंगे। ये है पेपर जून और दिसंबर दोनों के 100 क्वेश्चंस यहाँ पे इस यूनिट में मतलब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। एक एक क्वेश्चन की डिटेल्ड में आपको मैं बताऊंगी और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मेरा एजुकेशन, ये मेरा चैनल नेम है। आप चैनल यहाँ पे सर्च करिएगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाके इसको कर लेना फॉलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नीचे आपको डाउनलोड दे रखी है यहाँ पे। ओके, लेट मी सेट माय पेन। ओके, सो हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एजुकेशन इज डैश एस्पेक्ट्स ऑफ द फिलोसफी। एज वी ऑल नो कि जो हमारा एजुकेशन और फिलोसफी है, दे आर बोथ द जो है कहते हैं ना साइड्स ऑफ द कॉइन है। तो एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल साइड है, और फिलोसफी सर देखो सबको पता है फिलोसफी एक थ्योरेटिकल साइड है, थ्योरेटिकल, और ये एक प्रैक्टिकल है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बना, बी। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। द बुक लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी जी? ये लिखी थी आपकी और विंडो जी ने। मैं इसी तरह से के क्वेश्चन जो है जहां पर मुझे लगेगा राइस की हाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको जो है डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है, वहाँ मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, वहाँ ज़रूर आपको मैं समझाऊंगी। आ जाओ। हाँ जी। तो अब करते हैं प्रेगमेटिज्म प्रोफेस क्या करता है। प्रेगमेटिज्म क्या प्रोफेस करता है, डैश एज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी। कौन सी करता है? दैट इज योर एक्शन रिसर्च। ये सबको पता है, बहुत सिंपल था। सेक्युलरिज्म क्या है? राइट, सेक्युलरिज्म होता है जहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, सब बराबर रहते हैं। तो राष्ट्र द्वारा किसी एक धर्म को प्रश्य मिलता है यहाँ पे, या किसी एक धर्म को पक्ष लिए बिना हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं। धार्मिक संवेगों, सिद्धांतों और अभ्यासों का अभाव रहता है यहाँ पे। अन्य धर्म के लोगों पर किसी एक विशेष धर्म को आरोपित करना नहीं। देखिए गाइस, कोई शर्म नहीं है अगर आपको इंग्लिश में, जैसे होता है ना, आपको इमोशन समझ नहीं आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, वहाँ पे पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है, तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका आंसर कर सकते हो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो इसका आंसर आपका बनेगा पी। जब हम बिना किसी का पक्ष लिए हम बराबर से, विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन, हम लोग सभी रिलीजनों की रिस्पेक्ट करते हैं। अष्टांगिक मार्ग गाइस, बुद्धिज्म। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आंसर कर रही हूँ आपको भी वैसे ही आंसर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट फैक्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनैलिटीज इन द स्टेट। अब हमारी नेशनैलिटीज है कि राष्ट्र में जो राष्ट्रीयता का निर्माण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है, एक बाहीकर्मी कारक बनता है। कौन सा बनता है इसमें, हम सबको पता है, सोशलिज्म। ठीक है जी। आज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म से रिगार्डिंग इस प्रेगमेटिज्म कहता है भैया करके देख लो चीजों को, एक्शन कर लो, इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू समझने की कोशिश कर लो। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड कर लो, एजुकेशन को यूटिलिटी बेस्ड कर लो। तो यूज करके देखो। तो प्रेगमेटिज्म एक्सेप्ट्स एनी डेफिनेट और एक्सटर्नल ट्रूथ, जिसमें हम कहते हैं प्रयोगवाद कोई भी निश्चित और चिरंतन जो सत्य होता है या उप सिद्धांत को स्वीकार करता है। प्रयोगवादियों के अनुसार जो सत्य है मनुष्य द्वारा निर्मित है। प्रयोगवादी अध्यात्मवाद को समर्थन देते हैं। ठीक है। ओके, सो इसमें आपका क्या बनता है, आपका बनेगा सी। कि प्रेगमेटिस्ट जो थे ना, वो कोई स्पिरिचुअलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। स्पिरिचुअलिज्म को सपोर्ट करने वाले होते हैं आइडियलिस्ट। ठीक है। आ जाओ। हु हैज फॉर्मली इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को इनिशिएटेड किसने किया था मॉडर्न इंडियन में? बहुत पहले तो किसी ने किया था, लेकिन अब जो मॉडर्न इंडिया में वो टैगोर जी ने किया था। आ जाओ। देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वुमेन। एक शिक्षित वुमेन की जो है, अगर शिक्षित वुमेन है ना, तभी एक अशिक्षित जो है आदमी बन सकता है। कि जो एक शिक्षित नारियों के बिना अगर हम कहें शिक्षित लोग भी नहीं हो सकते। तो ये किसने
इसको सपोर्ट किया था, तो ये राधा कृष्णन कमेटी में था, दैट इज योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात है, ठीक है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ये भी बहुत रिपीट, ये मेरे ख्याल से 2-3 टाइम से रिपीट हुआ है, ठीक है। एनालिटिकल, एनालिटिकल किसने दिया था? रसल ने दिया है एनालिटिकल, ठीक है। ये भी से गाइस मैंने बोला ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। वुमेन आर ह्यूमन बींग्स हैं एंड हेंस एज मच राइट टू फुल डेवलपमेंट एज मैन हैव। तो ये इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि जो मेन को मिला हुआ, वुमेन जो मेन को मिला हुआ है वो इक्वल उसका जो है वुमेन को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात किसने, ये स्टेटमेंट किसने रखी थी? ये स्टेटमेंट हंसा मेहता कमेटी की थी, हंसा मेहता ने इसको फेवर किया था। एम ऑफ कंप्लीट लिविंग इन एजुकेशन, की अपनी जो है शिक्षा में पूर्ण जीवन के लक्ष्य को प्रतिप्रदान करना। हॉबर्ट है, एफ हॉबर्ट है, हॉबर्ट स्पेंसर है, जॉन डीवी है या प्लेटो है? प्लेटो बिलीव करते थे जी आपके उस पे आइडियलिज्म पे, और जो स्पेंसर थे उन्होंने सर्वाइवल टू द फिटेस्ट बोला था कि भाई अपने सर्वाइवल में पूरी तरह से फिट हो जाना, तो वहीं से आपका एम ऑफ लिविंग भी निकल के आता है। अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में जो बुक लिखी गई थी दैट वाज रिटन बाय यस जॉन डीवी। इन शॉर्ट अगर हम बोले, डीवी ने डिस्कस किया कि कैसे एजुकेशन जो है वो हमारी फंडामेंटली अगर टाइड होती है थ्राइविंग डेमोक्रेसी से। प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द ऑथर विद द ओल्ड एजुकेशन मॉडल वाज द एलिमेंट्री जो है डिड नॉट एनकरेज द एक्सप्लोरेशन, कि हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो एक्सप्लोर करने को क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स में नहीं डेवलप कर पाती थी। तो स्कूल्स कंट्रीब्यूट टू शेपिंग द आइडेंटिटी। अब स्कूल क्या होता है? स्कूल आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है, आपके विश्वास को बढ़ावा देता है, आपकी सोशल बिहेवियर को जो है प्रिपेयर करता है, पार्टिसिपेट करता है, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करता है। स्कूल्स आर वेरी क्रूशियल होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो डीवी क्या करते थे? डीवी का जो एजुकेशनल फिलोसफी वो बेस्ड ऑन द 4 कोर प्रिंसिपल्स पे काम करता था। सबसे पहला होता था उनका यूटिलिटी, फिर उनका एक्सपीरियंस, फिर आता था इंटरेस्ट, कि एजुकेशन इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इंटीग्रेशन। तो इन दिस सर्कल में वी एक्सप्लोर हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन द क्लासरूम टू एनहांस द लर्निंग। तो यहाँ पे इनका ये था। अब आ जाओ, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज नीदर एजुकेशन नॉर सोशियोलॉजी अलोन बट जॉइन देम इन अ न्यू साइंस बाय अप्लाइंग सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसमें आपको मोटा मोटा ये बोला है, अप्लाई प्रिंसिपल्स। अब जब ये वाली बात बोली जाती है, सीधा सीधा कहूंगी, वी अप्लाई प्रिंसिपल्स टू एजुकेशन। जब हम प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है ब्राउन ने। द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय ब्राउन। ये भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट था, मैं मेरी स्क्रीन आपको इरेज कर देती हूँ। अब पढ़ते हैं। The main aim of educational sociology was to study the social interaction. They are talking about the interaction, कि कैसे एक interaction होता है। तो considered all education proceeds by the participation of individual in the social consciousness of the race. उन्होंने कहा जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी होती है वो एक तरह का ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा डिसिप्लिन है जहां पर हम अप्लाइड करते हैं जनरल प्रिंसिपल को सोशियोलॉजी में। ये मैंने अभी बताया ना, अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इनटू द सोशियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सो एजुकेशनल सोशियोलॉजी अगर बाय डिसिप्लिन देखें एक तरह का सब्जेक्ट होता है जहां हम स्टडी करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्राउन ने। यहाँ लिखा है फ्रांसिस ब्राउन, ये आपको याद होना चाहिए, फ्रांसिस ब्राउन। यहाँ पे हिंदी में भी ये अवेलेबल है, तो आप हिंदी में भी इसको कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब सिस्टम? सब सिस्टम नहीं है, यानी कि आपकी उप प्रणाली नहीं है। तो वो सिस्टम आता है टेररिस्ट आउटफिट। ये आतंकवादियों की उप प्रणाली नहीं थी, राजनीतिक उप प्रणाली है, आर्थिक उप प्रणाली है, पारिवारिक है।
व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट फॉर अ चाइल्ड? एक बच्चे के लिए सोशलाइजेशन कब होता है? जब वो एक स्कूल, बच्चा स्कूल में जाता है, जो वो नेबरहुड से बात करता है, जब फैमिली में आता है या सोसाइटी का मेंबर होता है, गाइस फैमिली में सबसे पहले वो कदम रखता है, तो उसका सोशलाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ग्रुप? एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो प्राइमरी जो आप सबसे पहले जिनसे मिलते हो, जो आपके ग्रुप में आते हैं, तो दैट वाज योर फेमिलियर ग्रुप। सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ना, हर एक क्वेश्चन वेटेज रखता है, तो बार बार उसी चीज को रिपीट करना इज अ वेरी, यानी कि पेपर सिंपल आया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मोबिलिटी मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर का क्या मतलब? गतिशीलता में अधिकाधिक जो वृद्धि होती है, उसको करने हेतु उसमें से कौन सा, कि आपकी मोबिलिटी को मल्टीप्लायर कर देता है। जैसे जैसे मैं इसमें अगर आपको आंसर शेयर करती हूँ, तो आंसर है आपकी एजुकेशन। जैसे मैंने एमएड किया, तो मैं ये मेरी फिर मैं अपग्रेड होती हूँ, मेरी एजुकेशन मुझे अपग्रेड करती है, मल्टीप्लाई कर देती है मेरी मोबिलिटी को, तो वो एजुकेशन है। What is the horizontal mobility? Horizontal क्या होता है? This one is the horizontal. So upliftment in the same stratum में, upper stratum में, या change in the stratification में, या consistency in the stratification में। तो गाइस ये क्या होता है? जब आपकी स्तरीकरण में अवचलता होती है, मतलब आपके स्ट्राटिफिकेशन में आप एक से एक में मूव कर रहे हो, तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, गिव मी अ मिनट। What is horizontal mobility associated with? Options are upliftment in the same stratum. Option 2, upliftment in the upper stratum, change in the stratification, and consistency in the stratification. ये आंसर तो सही है। इसका जो आपका रीजन है वो ये बनता है कि इट रेफर्स टू द मूवमेंट, जब मूवमेंट होती है विद इन द सेम सोशल स्टार्टम में विदाउट चेंज इन सोशल स्टेटस। ये तो हमें पता ही है ना, कि जब हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल में होता है जब सेम सोशल स्टार्टम या क्लास में विदाउट चेंज, बिना किसी चेंज के स्टेटस के, तब होता है। जैसे इफ समवन मूव्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर ऑफ सिमिलर स्टेटस की जॉब है, विदाउट शिफ्ट इन देयर, ना ही उसने अपना सोशल इकोनॉमिक लेवल हुआ, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस उसका जो पहले वो, अगर मान लो एक शॉप में जो है लेबर का काम करता था, तो दूसरे शॉप में भी वो लेबर का ही काम कर रहा था, इसमें उसका कोई चेंज नहीं आया है, तो वो उसकी हॉरिजॉन्टल होती है। तो कंसिस्टेंट करना इन द स्टार्टिफिकेशन इज द करेक्ट वन, डी आंसर है इसका। फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज सपोज टू सर्व टू फंडामेंटल फंक्शंस। अब यहाँ पे आपको जो है दो फंक्शंस बताने हैं। मैंने हमेशा बताया है, जब भी हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमारा एजुकेशन का जो फंक्शन आता है वो प्रिजर्वेशन आता है, और हमारा आता है कंजर्वेशन, दैट इज द सी पॉइंट। अब कंजर्वेशन एंड क्रिएशन, संरक्षण करना, कंजर्व करना, एंड उसको क्रिएट करना, हाँ हो सकता है एजुकेशन में प्रिजर्व करना और कंजर्व करना हो सकता है, लेकिन आपका इसमें हाँ एजुकेशन जो है, देयर इज समथिंग क्रिएशन ऑल्सो, ठीक है। बी इज द करेक्ट वन, बी लगा लेना इसका। 21 ऑफ फॉलोइंग बुक्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगानी है। बुक्स के नेम है एजुकेशन सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड सोसाइटी गिवन बाय डीवी है, एंड द आउटलाइन एंड डायनेमिक आपकी सोशियोलॉजी है। तो इसका आंसर यहाँ देख लो, ईयर्स भी मैंने आपको दे रखे हैं। इसका बनता है, जो एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है वो 1922 में आई थी। हु रोट एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी बुक? एनीवन? नो, दैट वाज द गिवन बाय एमाइल डर्केम। क्योंकि एमाइल जो डर्केम है, ये थोड़े से आपके बहुत पुराने सालों में से आते हैं, तो उनको एक वन ऑफ द फिगर थी सोशियोलॉजी में, जहाँ उनके जो वर्क्स हैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। उन्होंने रिलेशनशिप बताया था एजुकेशन सिस्टम का, उसके सोसाइटल जो है स्ट्रक्चर के बीच में क्या है, एजुकेशन का उनकी सोशियोलॉजी में क्या है। तो ये 1922 में, बहुत पुरानी तो नहीं है, बल्कि रिसेंटली बता रहे हैं। आपको क्या बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? चलो फिर आता है स्कूल, स्कूल एंड सोसाइटी। हाँ जी, स्कूल एंड सोसाइटी ये 1899 में किसने लिखी थी? जॉन डीवी ने।
इसमें भी सेम वही बात बोली थी कि स्कूल क्या करता है, स्कूल शुड रिफ्लेक्ट करना चाहिए लार्जर सोसाइटी को एंड प्रिपेयर द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। इसमें पार्टिसिपेट करे वो एक्टिवली डेमोक्रेटिक कम्युनिटी, डेमोक्रेटिक कम्युनिटी में। एंड दिस वर्क जो है वेरी फाउंडेशनल वर्क था, जहां पर उन्होंने एजुकेशनल फिलोसफी एंड उन्होंने प्रमोट किया कि लर्निंग शुड बी कनेक्टेड विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट होनी चाहिए। तो आपको ये, आप बहुत अच्छा ये अरेंज करने के बारे में बोला है। तो एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, जो आपके सोशियोलॉजी क्या हुआ, सोशल स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, वो आपको खेल में दिया। फिर आपका स्कूल आया, स्कूल एंड सोसाइटी, सोसाइटी के कामों में होना चाहिए कि स्कूल जो बच्चे हैं लार्जर शुड टेक अ लार्जर पार्ट इन द डेमोक्रेटिक कम्युनिटी। डेमोक्रेटिक जो कम्युनिटी का वर्ड है, ये याद रखिएगा, ये जॉन डीवी ने दिया था, ये वर्ड जॉन डीवी ने। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड आउटलाइन बुक। ये किसने लिखी थी? ये आपकी 1923 या 1900 मतलब 30 के अराउंड है, जो कि लिखी गई थी वॉल्टर वॉल्टर रॉबिन्सन। अच्छा, ये मैं मुझे क्रोनोलॉजी लगी, ठीक है, ये फोर्थ पहले आएगा ना, डायनामिक सोशियोलॉजी जो सबसे पुरानी है, वॉल्टर रॉबिन्सन स्मिथ, ये बुक इसमें लिखी थी। और ये बुक 1930 के अराउंड पब्लिश हुई थी, जहाँ पर कि हाउ सोशियोलॉजी जो है आप अप्लाई करते हो सेटिंग्स में और एग्जामिन करते हो कि सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन कैसे कर रहा है, रिलेशन आप इसमें करते हो। उसके बाद आती है आपकी डायनामिक सोशियोलॉजी बुक। डायनामिक सोशियोलॉजी बुक, अब ये बुक भी 1883 में आई थी, 1883 में। और ये बुक लिखी गई थी लेस्टर एफ वॉर्ड ने। ठीक है, अब इसमें क्या कहा कि इनको फादर ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने कुछ साइंटिफिक बेसिस इन्होंने क्रिएट किए ताकि हम सोसाइटी को कैसे शेप में ला सकते हैं, सोसाइटी को कैसे अरेंज कर सकते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ह्यूमन सोसाइटी होती है, जहाँ ह्यूमन लोग रहते हैं, कुड बी इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट इंटरेक्शंस हो। इस तरीके से जो है हम एक सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये अमेरिकन डायनेमिक सोशियोलॉजी जो थी वो वॉर्ड ने लिखी थी। अगर वॉर्ड का फुल नेम जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ बता देती हूँ, दैट इज द लेस्टर एफ वॉर्ड। और इनको अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजी में इनका नाम रहा है। क्लियर? अब आ जाओ आर जे ब्राउन। ये ब्राउन वाले जो है ये पीछे भी आए थे हमारे, अगर हम इसको फिर से, मैं काफी पीछे जाना पड़ेगा शायद, हाँ पीछे जाना पड़ेगा, चलो। हम्म। अब आरजे ब्राउन जो थे, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था वो अप्लाई जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इनटू एजुकेशन। ठीक है, उससे रिलेट करेंगे ऑटोवे। ऑटोवे हमारे सोशियोलॉजी है, हॉबर्ट स्पेंसर हैं, जरखेम सोशियोलॉजी जिन्होंने लिखी थी बुक एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, अभी पीछे पीछे हमने बात की है। जिसका ईयर मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, ईयर 1922 से सोशियोलॉजी की बुक लिखी गई थी 1922 से। ठीक है, इसका आंसर लेते हैं पहले। इसका आंसर बनता है आपका वन। दैट इज, अगर हम देखें, ये देखो एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पहला ही नाम है, तो ये तो पहले ही आई कर लो। फोर्थ का आ जाएगा आपका, फोर्थ का आ जाएगा आपका वन, ये रहा। ठीक है, व्हाट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ, आपकी सबसे वर्स्ट, वो जो आपकी नॉलेज जो है सबसे वर्थफुल नॉलेज कौन सी है, एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी का जब इंट्रोडक्शन होता है दैट वुड बी योर कोट अवे। मैंने आपको सोशियोलॉजी से बताया था। एंड ब्राउन का है, अगर हम देखें एजुकेशनल सोशियोलॉजी ब्राउन का दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हमने भी अभी अभी हमने पढ़ा था कि अप्लाई ऑफ सोशियोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स को जब हम एजुकेशन में रखते हैं
उसको एजुकेशनल सोशियोलॉजी बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये ब्राउन ने दी थी आपको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में, ये उसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको करा रखी है, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज ना, ये कर लेना। इवोल्यूशनरी में आपका ऑगस्ट कॉम्टे है, मॉर्गन है, स्पेंसर है, ये मैंने कराए हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरीज में है कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरीज करती हैं वो मार्क्सिज्म थे, ठीक है ना, कॉइजर है, या ये आपका जैंड्रोफ है। साइक्लिक करते हैं कि भैया जो आपका जो सर्कल है, मतलब जबकि सोशोलॉजी है वो सर्कल में चलती है। और आपका ये फंक्शनलिस्ट में टैकआउट हम हमेशा पढ़ते हैं, ऑर्गन और बर्न है। आ जाओ, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, अबॉलिश कर दी गई थी भैया, कि हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से अनटचेबिलिटी, ये क्या था आर्टिकल 17। वाई इज द स्कूल कंसीडर्ड एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल क्यों समझा जाता है, क्योंकि इट इज कंसर्न विद द वेलफेयर, वेलफेयर से रिलेट करता है। इट इज कंसर्न विद द बर्निंग सोशल इश्यूज, बताता है आपको सोशल इश्यूज के बारे में बात होती है। या आपका जो इट इज कंसर्न विद द शेपिंग ऑफ द फ्यूचर। क्या लगता है बताओ? यस, आंसर आएगा इसका डी। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे कहता है स्टेजेस बतानी है आपको ब्रूनर की। ब्रूनर की 3 स्टेजेस आती हैं। ये आइकॉनिक आएगी, फिर इनैक्ट करके देखना, फिर सिंबॉलिक। जो नहीं आएगी वो ये वाली है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको देखो डिस्क्रिप्शन दिया, पहले आती है इनएक्शन करके देखना, एक्शन बेस्ड, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था आपको, एक्शन बेस्ड। एक्शन बेस्ड में आती है। अब हेट्रोनॉमी क्या होता है? एक्शन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स आउटसाइड, कि बाहर से कोई आपको जो है फोर्स आ रहा है काम करने के लिए, उसको बोलते हैं। तो ये जो है ब्रूनर ने नहीं दिया था, ब्रूनर ने दिया था इनएक्ट करना, यानी कि आपको एक्शन कुछ करके देखना। फिर आइकॉनिक कोई चीज, इमेज बेस्ड कोई चीज आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे 3 to 6 में होता है, ये 3 से 6 साल की उम्र में आइकॉनिक होता है, यानी कि इमेज की स्टेज होती है। और इकॉनिक जो इनएक्टिव स्टेज होती है वो एक्शन, बच्चा करके एक्शन कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, और उसके बाद आइकॉनिक के बाद हो जाती है आपकी सिंबॉलिक, जो 7 से स्टार्ट हो जाती है। तो ईयर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो है इनएक्टिव है, उसका ईयर क्या है? इनएक्टिव का है 0 से 3 साल। फिर जो आइकॉनिक है, यानी कि जो इमेज से बच्चा सीखता है, 3 से 6। और फिर जो सिंबॉलिक की स्टेज है वो आपकी 7 के बाद की स्टेज है, कि 7 जब बच्चा 7 ईयर्स का हो जाता है उसके बाद, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, किसने इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था? हाँ जी, तो ये थे हमारे बिनेट एंड साइमन। अब 1905 में जो आईक्यू टेस्ट था वो इन्वेंट हुआ था, याद रखिएगा 1905 में।
हमारा 100 साल से भी ऊपर हो गया आईक्यू को जो है टेस्ट को बने हुए, एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट थी सॉट टू मेक इट ए लॉ कि ऑल बच्चे अटेंड करें स्कूल को। सो इट टू इंश्योर ऑल स्कूल रिसीव प्रॉपर एजुकेशन उन्हें मिले, तो दे नीडेड टू फाइंड कि जो बच्चे हैं वॉज बिलो द एवरेज जो इंटेलेक्चुअल में होते हैं। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया था, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे हमारे एल्फर्ड बेनेट, एंड हु वाज द कमीशन बाय फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको अप्लाई मतलब उनको हायर किया है, जैसे कि आप बोल लीजिए। तो उन्होंने 1905 में टेस्ट बनाया था, स्केल बनाया था, जिसको बोला जाता है मॉडर्न आईक्यू टेस्टिंग। ठीक है, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे हैं। वन हु शोज कंसिस्टेंटली रिमार्केबल परफॉर्मेंस को शो करता है, कंसिस्टेंटली उसकी जो परफॉर्मेंस है, देखो अंडर अचीवर तो नहीं है, मेंटली रिटार्डेड भी नहीं है, गिफ्टेड या आपका क्रिएटिव बच्चा, इन दोनों में हो सकता है। देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है, या तो फर्स्ट या आपका गिफ्टेड बच्चा फोर। वन हु इज मोर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंट के लिए काफी वो जो है वो होता है आपका सेंसिटिव होता है। वन हु डज नॉट शो एजुकेशनल सक्सेस कम्युनिटी विद हिज एबिलिटी, विद हिज एबिलिटी। वन हु डज नॉट शो एजुकेशनल सक्सेस, तो यहाँ पे आपका आता है अंडर अचीवर, वो बार बार कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो यहाँ पे आपको दो, आपको देखो कंसिस्टेंटली दे रखा है, तो आप ये क्रॉस कर दो, इस तरीके से ही बनते हैं। फिर आता है वन हु डज नॉट शो सब एवरेज, तो आपको यहाँ पे देखो आंसर बनता है ए इज द आंसर, जहाँ पे आपको वन का यहाँ पे आपका गिफ्टेड बच्चा होता है। वन हु सेंसिटिव टू द, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होता है, वो क्रिएटिव बच्चा होता है कि उसको जो समझ में आ रहा है जो करना है, और ये आपका मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, आ जाओ, रीअरेंज द फॉलोइंग हिरार्की ऑफ नीड्स को रीअरेंज करना है। जैसे आपने ट्राइंगल देखा था, सबसे पहले आती है आपकी फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी नीड्स। तो आपका जो आंसर बनेगा ये कि सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल होती है, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स आती है, सेल्फ एस्टीम तो सबसे लास्ट में आती है, फोर्थ लगा लो इसका, और उसके पहले आपकी लव बिलोंगिंगनेस आती है, तो दैट वुड बी थ्री। बहुत ईजी था ये वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, अगर हम टॉल, थिन और स्टूप, एक शोल्डर की बात करते हैं, मतलब टॉल है, थिन है, तो वो किस श्रेणी में आता है, तो यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है आपका एक्टो में। एक होता है एंडो एक्टो। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये पिक्चर में आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक प्लम्पी बच्चे से करते हैं, प्लम्पी, जिसमें एक विस्ट्रल स्ट्रक्चर होता है, विस्ट्रल स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही रिलैक्स्ड रहता है, आप देख रहे हो साइड से, रिलैक्स्ड रहता है, सोशेबल रहता है, बात करता है, कंफर्ट लविंग होता है, पीसफुल होता है, इसको किसी से ज्यादा वो नहीं है शोशागिरी, तो वो एंडो में आता है। उसको क्या बोलते हैं, एंडो। जो बड़ा शांत रहता है, बड़ा जो है आपका रिलैक्स्ड में रहता है, सोशिएबल रहता है, दैट इज एंडो। ठीक है, दैट इज एंडो। फिर एक होता है मस्कुलर वाला, मस्कुलर की शेप होती है इसकी, जिसमें वो बड़ा एक्टिव होता है, असर्टिव होता है, विगोरियस होता है, कॉम्पिटिटिव होता है कि कंपटीशन रखना है ये, उसको बोलते हैं मीजो। इसको बोला जाता है सोमैटोटिक। ठीक है, ये सोमैटिक टाइप है, सेमेटोटिक, ये शेल्डन में दिया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। एंड फिर आता है एक्टो, जो कि एक बहुत ही थिन पर्सनालिटी, लीन होता है, बहुत ही कमजोर, क्वाइट रहना पसंद करता है, क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं होती है। नॉन एजर्टिव होता है, गाइस एजर्टिव का मतलब ये समझ लेना, ये एजर्टिव होता है, दिस इज द एजर्टिव एंड दिस इज नॉन एजर्टिव। मतलब आंसर करने की मदद, उसको कोई वो नहीं है, लोड नहीं है, बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए लीन होता है, वेरी डेलिकेट होता है, पुअर मसल्स होते हैं, दे आर एक्टो, दे आर एक्टोमॉर्फ, दे आर एक्टोमॉर्फ। तो यहाँ पे आपको जो शोल्डर, अच्छा स्टूप शोल्डर की बात करी है, स्टूप शोल्डर की, टॉल है लेकिन थिन जो है, थिन की बात है, तो वो आपका एक्टोमॉर्फिक होता है, जिसके अंदर शांत रहना पसंद करता है, क्वाइट रहना पसंद करता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व द एबिलिटी, इसमें से कौन से इन्वॉल्व नहीं होती है, तो दैट इज द अंडरस्टैंड इमोशंस, रेगुलेट इमोशंस, कैरेक्टराइज एंड एक्सप्रेस इमोशंस, अराउज इमोशंस। यस, तो यहाँ पे आपका आता है कि संवेद को जागृत करना, कि संवेदात्मक वृद्धि अगर करनी है तो यानी कि उसको जागृत करना, प्रेस करना, अराउज करना। Now, in the formula SER D into SHR, A minus एक K denotes, ये एक हल्स का दिया हुआ फॉर्मूला है। हल्स ने अपनी थ्योरी में, जो नीट रिडक्शन थ्योरी है, उसमें ये फॉर्मूला दिया था। हिंदी इंग्लिश में इतना क्योंकि ट्रांसलेट नहीं पाया, यहाँ देखो SER, और ये हैबिट फॉर्मेशन से बनता है। यहाँ देखो ये पूरा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। हल ने कहा कि SER यानी कि आपकी जो एक्सक्रीटेटरी पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय, अभी एक्सक्रीटेटरी क्या होता है, ड्राइव होता है जहाँ इंटरनल अराउजल स्टेट होती है, आपके अंदर से एक कोई चीज करने की इच्छा, अराउजल।
प्रोड्यूस्ड बाय या तो एपिटेटिव डिप्रिवेशन या स्टिमुलेशन या स्टिमुलस एसोसिएटेड। देखो किसी ने कोई चीज आपको दी है ना, कोई चीज आपको दी, आप खुश हो गए, आपके अंदर एक हैप्पीनेस का ड्राइव आया, कोई चीज आपसे छीन ली गई, तो ये है एक आपको देना और एक आपसे छीन लेना। इस तरीके से जो स्टिमुलस आपको मिलते हैं वो आपके अंदर एक ड्राइव क्रिएट करते हैं। फिर दूसरा आता है इंसेंटिव यानी कि के। आपका इसका आंसर मैं बता देती हूँ, दैट इज जो आपका ये के डिनोट करता है, दैट इज योर इंसेंटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो इंसेंटिव मोटिवेशन जो था वो इंटरनल अराउजल जो आपका आया प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फोर्सर, इसको एक मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको इंसेंटिव मोटिवेशन होता है कि आपको तो छीना या लिया, आपका उससे एक अराउजल क्रिएट हुआ। फिर है हैबिट स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन, जो कनेक्शन हुआ उसके बीच में कितना सॉलिड कनेक्शन है। इनहिबिशन क्या होता है, सप्रेशन कॉज्ड बाय द प्रीवियस रिस्पॉन्सेज फेलिंग टू प्रोड्यूस रिवॉर्ड, मतलब बार बार आपको जैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप उससे यूज टू हो गए हो, है ना, तो वो जो पहली वाली फीलिंग थी अब वो नहीं आ रही है, वो क्या हो रही है, अब थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, तो इसीलिए उसको माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे ड्राइव, इंसेंटिव मल्टीप्लाई हैबिट, हैबिट को ऐसे चार से डिनोट करते हैं, और जो यहाँ पे है दैट इज एक्सीटरेटरी पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला है हल्स का, याद रखिएगा। इनहिबिशन जो है वो माइनस हो जाता है। हाँ ये आई है यहाँ पे, जैसे अगर फॉर्मूले में देखें ना तो ये इनहिबिशन को ऐसे आई है, जैसे आप वन समझ रहे हो ना, तो ये वही प्रिंटिंग मिस्टेक्स ही होती है जो बार बार होती है। आगे चलते हैं। ये और चीजें अगर आप और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे, जैसे एस ई आर जो है वही चीज एस ई आर एस एच आर मल्टीप्लाई, ये और डिटेल में है अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला करते। एलिमिनेशन है या इवेलुएशन ऑफ ड्राइव थ्योरी है, ये सब हल्स की थ्योरी में आते हैं। एस आर वर्सेज एस एस होता है या टाइप्स ऑफ एस आर है, ये सब का करेक्ट आपको सीक्वेंस बताना है। फॉलोइंग आइटम्स ऑफ गैथने में आपको सीक्वेंस बताना है, तो ये भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है। ये सबसे पहले आपका आएगा ये सिग्नल थ्योरी, सबसे पहले है सिग्नल थ्योरी, फिर आता है एस आर, एस आर के बाद आएगा आपका साइको, आपका साइकोमोटर कनेक्शन, फिर आता है वर्बल एसोसिएशन, फिर मल्टीपल, फिर कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद ये, तो उसके बेसिस पे आपका जो आंसर यहाँ बनता है दैट वुड बी योर सी। ठीक है, ओके, आ जाओ। क्रिटिकली जज द फॉलोइंग, क्रिटिकली assertion है यहाँ पे कि लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी गिवन एटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द क्लास, लर्निंग के जो सिद्धांत होते हैं उनको इंपॉर्टेंस देना। रीजन में आता है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू अ ग्रेटर और एक्सटेंट, तो यहाँ पे आपको नॉलेज के बारे में बताना है, दैट इज योर डी, यानी कि दोनों ही करेक्ट है और रीजन भी इसका बिल्कुल सही दे रहा है। नाउ अर्ली एडमिशन टू द स्कूल इज नॉट साइंटिफिक, पहले एडमिशन यानी कि स्कूल में जल्दी प्रवेश एक वैज्ञानिक नहीं है, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ ये है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, इसका रीजन इसको सही नहीं दे रखा है। आ जाओ। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शुड इन्वॉल्व द वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, होनी चाहिए बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने में आसानी होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों। A researcher studies the effect of peer group interaction, एक रिसर्चर ने स्टडी किया इफेक्ट्स का कि पीयर जो ग्रुप्स होते हैं इंटरेक्शन ऑन लर्निंग स्टाइल्स, मतलब वेरिएबल जो लर्निंग स्टाइल है वो इस स्टेटमेंट में क्या शो करता है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, गाइस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे करते हैं, और फिर उसके ऊपर जो प्रभाव हुआ है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे शो करते हैं इफेक्ट्स का। तो यहाँ पे पता लगाओ इफेक्ट्स ऑफ द ऑन है,
तो यहाँ आपको लर्निंग स्टाइल का बताना है, तो वो तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना, क्योंकि आपको इसमें होने वाले जो ट्रीटमेंट है उसका इफेक्ट आपको इस पे बताना है, इस पर क्या पड़ता है। जो इफेक्ट्स की बात होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड फॉर मेजरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जब वो टेस्ट करना होता है तो उस पे आप एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता परीक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द डेटा इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किस तरह का नहीं आता है, क्वालिटेटिव, वर्बल सिंबल्स, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव या नेवर क्वांटिटेटिव। इट्स ओनली बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना एक बार ये ऑप्शन, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें सबसे हायर लेवल की सिग्निफिकेंस क्या होती है, 0.0 क्या होती है, ये वाली। क्योंकि इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब यहाँ पे 999 ऐसे परसेंटेज चलता है। यहाँ देखोगे तो देखो, अगर ये परसेंटेज है कि ये है आपका, देखो इतना मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 in 1000, यस 1 in 1000 की है, तो इंडिकेट्स एक्सट्रीमली लार्ज डिपार्चर फ्रॉम द प्रेडिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अ टेस्ट कैनॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट, अ टेस्ट कैन बी रिलायबल एंड बोथ हो सकता है, टेस्ट कैन बी वैलिड हो सकता है विदाउट बीइंग रिलायबल। इसमें आपको नॉट करेक्ट में बताना था, वो ये वाला है आपका डी वाला ऑप्शन है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोज फैक्टर। एक्सपोज फैक्टर के दो फैक्टर्स, रेंडमाइजेशन एंड कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स, नॉन मैनिपुलेशन एंड रेंडमाइजेशन, नॉन रेंडमाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉट, ये आता है आपका डी वाला ऑप्शन। इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो और ना ही हम इसमें रेंडमाइजेशन कर सकते हैं। Which of the following is a नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन। नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन कौन सा वाला है, इसमें से पता होना चाहिए आप सभी को। रैंक है यहाँ पे, रैंक ऑर्डर नॉन पैरामीट्रिक में आता है। What percent of IQ score lie between 85 and 130 in a normal distribution with a mean of 100 and standard deviation of 15। अभी आपको फॉर्मूला लगाना है, सेट का आपने फॉर्मूला लगाया, रॉ स्कोर 85 है माइनस 100 अपॉन 15। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ -1 बना, फिर आपने क्या बनाया, टी का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ देखो। अब इसमें आंसर आपका ये बनता है डी, 81.85। तो आपने ये जीरो देखा, यहाँ पे 34.1 तक है। 2 तक आप देखोगे तो इनका रेंज क्या है, यहाँ पे 13.59 है, फिर 2.14 है। अब आपका 2 तक आया है, तो इसको ऐड करो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इन ये दो दो आया है आपका आंसर, तो यहाँ पे आपका 3413 13.59। तो आपको जाना है ये माइनस से लेकर, -1 से लेकर आपको माइनस, हाँ जी, तो ये -1 से आपका जाएगा, जिसके अंदर -1 के अंदर ये दो बारी है और ये तो आपका दो बारी देखते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 34.13 34.13, ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया, 0 से लेके 1 का। फिर आपके ये दोनों आते हैं, यानी कि आपका 13.59 और 2.14। सॉल्व करेंगे तो
हाँ जी, आपका 81 के अराउंड यहाँ पे आंसर बन जाए। ठीक है, इसमें दो जेड निकाले हैं, Z1 है, Z2 है, दो जेड, तो ये -1 है और ये है, क्योंकि पहले आपको यहाँ क्या बोला गया था, आपका दो स्कोर है 85 और 130, एक में है 100 और एक 15 पॉइंट्स, तो इन दोनों से आपने दो जेड स्कोर निकाले और यानी कि -1 से लेकर आपको 2 तक जाना है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा ये भी। व्हेन इज द टाइप 1 एरर इंक्रीज, कब होती है टाइप 1 एरर, जब अल्फा जो लेवल होता है, अल्फा लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज अल्फा होती है, विच इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है। अगर वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो वो आपका रिस्क बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेज अ थ्रेट टू द इंटरवल वैलिडिटी, which of the following poses a threat to internal validity, interference of prior treatments, interaction effects of independent variables, interaction of treatment and interaction of selection and maturation। यहाँ आपका आता है yes, internal जो validity आती है वो selection and maturation आएगा। clear? How if the alpha level particular test is lowered from 0.05 to this 1000 में 1, तो then the risk of incoming the type 1, अगर आपका किसी भी परीक्षण में अल्फा का स्तर इससे लेकर इसके नीचे लाया जाए तो आपका क्या त्रुटि बनती है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको रेंज दे रखी है 0 से 0.5 और 0.001, तो ये रेंज आपकी ये रही, ये है ना। हाँ, तो गुड एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, तो क्या इन्फ्लुएंस निकला, अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस में गुड एविडेंस आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यानी कि जो रिस्क होगा विल बी डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा तभी तो आपका एक अच्छा एविडेंस शो करेगा। तो ये आपकी पी की वैल्यू है जो आपको इस तरीके से शो हो रही है। इन द केस ऑफ एनोवा, व्हाट इज बिटवीन द सम ऑफ स्क्वायर्स, एनोवा के बीच में किसका होता है, उपाय चर द्वारा सजित प्रसरण हेतु इंग्लिश में कर लो, वेरिएंस कॉज्ड बाय ट्रीटमेंट, डिफरेंस विद इन अ सब्जेक्ट, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएंस कॉज्ड बाय द डिफरेंस विद इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के बीच में, सब्जेक्ट्स के बीच में, तो ये वेरिएंस में आता है। Which of the following method should be used for establishing reliability of the questionnaire? क्वेश्चनर की जब रिलायबिलिटी हमें देखनी है तो इसमें से रिलायबिलिटी के मेथड कौन से हैं, सारे ही हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हमें करनी है क्वेश्चनर में तो हम स्प्लिट हाफ देखेंगे, स्प्लिट हाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है, एक्सपोज है, एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, आपका काफी वो रहेगा। क्वालिटेटिव में जो आपका आता है दैट इज योर केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी। नाउ विल डू द दिसंबर क्वेश्चंस करेंगे 2010 के।
एट द कॉस्ट की हर एक इंडिविजुअल की, ठीक है। फोर जो नॉवल जो फ्रेम्स होते हैं द बेसिक टेनेट्स ऑफ द फिलोसफी, चार जो हमारे सत्य हैं वो कौन सी फिलोसफी में आते हैं, वो हमारे बुद्धिज्म में आते हैं। नॉवल ट्रुथ्स, who said that mode of production is the sole determinants of the culture of people। आपको यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में किसने बात की है, आप सभी को पता होगा, कुछ मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने की। अब वो प्रोडक्शन यहाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ देखना। एक आउटलाइन जो दिया है हिस्टोरिकल मेटाबॉलिज्म में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी होती है वो आपके बेस यानी कि सब स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है। अब एक सब स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें हम मोड ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं कि फोर्सेस जो आप फोर्स लेबर कहते हैं ना, इसमें फोर्सेस करके प्रोडक्शन होती है, और ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे टूल्स है, इक्विपमेंट है, लेबर पावर जैसे ह्यूमन नॉलेज है या उसकी स्किल्स है, तो ये पावर है यहाँ पे। फिर रिलेशंस में आते हैं जैसे सोशल फॉर्मेशन है, जैसे स्लेव, फ्यूडल या कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये सोशल फॉर्मेशन आपका सोसाइटी का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है। जहाँ जो स्लेव होते हैं, मास्टर और स्लेव उसके कंटेंडिंग क्लासेस होती हैं उस सोसाइटी में। जो फ्यूडल सोसाइटी होती है उसमें लॉर्ड और सेल्फ सर्व, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसमें कैपिटलिस्ट और वर्कर थे। तो ये उनका कंटेंडिंग क्लासेस में डिवाइड था। तो ये हो गया रिलेशन, ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे और जो हमारे सुपर कल्ट स्ट्रक्चर में आते थे उसमें क्या होता था, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते थे, रिलीजन, मॉरल, सोशल प्रैक्टिसेस, लिटरेचर। तो ये सारा जो आउटलाइन दिया गया था बेस कर ये डिवाइडेड इनटू सोसाइटी के टू पार्ट्स, बेस यानी कि मोड्स ऑफ एंड सुपर स्ट्रक्चर्स में लॉ, गवर्नमेंट एंड रिलीजन आते थे। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्लियर है? Which one of the following educational system support the scientific progress? अब आपको scientific progress किसने दिया था, none other than realistic में आपको जो है यथार्थवाद में जो है आपको realistic में बताया था। Who has suggested the concept of integral education for जो Indian people? Integral education किसने दिया था बताइए? Yes, और बिंदु जी ने दिया था इंटीग्रल एजुकेशन का। ही एक्सेप्टेड कि जो ब्रह्म है एज अ सुप्रीम ट्रूथ है, एंड जो गॉड है वो हमारे कॉम्बिनेशन है ट्रूथ, सोल और इटर्नल हैप्पीनेस का, ठीक है। एंड ही फॉर्म की आत्मा ही हैव हैड अ टू नेचर ऑफ द सुप्रीम बीइंग, वन इज इटर्नल हैप्पीनेस एंड द सोल। फर्स्ट आती है इटर्नल हैप्पीनेस एंड द सोल, ठीक है। अब आत्मा क्या करती है, आत्मा ट्रैवल करती है थ्रू मेनी फॉर्म्स में से। आपकी पहले हमारी आत्मा, जैसे हमारी डेथ हुई, हमारी जो आत्मा है निकल के किसी और की बॉडी में चली गई, तो वो कहते हैं आत्मा जो होती है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, एंड इट टेक्स फ्रॉम मैन एंड थ्रू इट्स फिजिकल मीडियम में रहती है, और फिर उसके बाद आगे किसी और के शरीर में चली जाती है। उन्होंने कहा सोर्स ऑफ ब्रह्म जो है कॉमन बिटवीन द मेटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअल नेचर एंड फर्दर नेसेसरी जो है वो आपके बॉडी में रहती है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका इंडिविजुअल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने जो है सत्य, चित्त और अनंत की बात की थी, वो आपका आता है और बिंदु, राइट। ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखो इंटीरियल एजुकेशन और बिंदु ने दिया था। इट वॉज बिलीव पे था कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो वर्ड से शुरू होनी चाहिए एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन जो है टू बी कंप्लीट मस्ट हैव अ फाइव प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें उनका फिजिकल ग्रोथ, उनकी वाइटल ग्रोथ, उनका मेंटल ग्रोथ, उनकी साइकिक ग्रोथ होनी चाहिए, और उनका स्पिरिचुअल। जो इंटीग्रल एजुकेशन है उसमें उन्होंने फाइव प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स बताए कि इन चीज़ों में विकास बहुत ज़रूरी है, फिजिकल, साइकिक, वाइटल, मेंटल और स्पिरिचुअल। अब इंटीग्रल एजुकेशन जो होगा अप्रोच टू एजुकेशन मीन्स कि जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लाइफ में, राइट। उन्होंने ग्नोस्टिक बीइंग करके भी आपको एक जो है फिलोसफी जो है रिवर्स टू द सुपरनेचुरल स्टेट और ह्यूमैनिटी स्पिरिचुअल बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, मेंटल एप्टीट्यूड, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, अचीव द फिजिकल प्यूरिफिकेशन है, कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, अपने सेंसेस को, चाइल्ड सेंटर्ड मीडिया, ये सारी चीज़ें। नेशनल पॉलिसी जो है 1986 में emphasized एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट रिटर्न नेशनल प्रोग्राम या सोशल प्रोग्राम, किसमें आता है, ये आता है आपका नेशनल प्रोग्राम में। अकॉर्डिंग टू द कुरान एजुकेशन कंपल्सरी है, किसके लिए, एजुकेशन जो है सभी, देखो कुरान में ना वुमेन और जो मेन है उनको कहीं भी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, मतलब उनको जो है भेदभाव नहीं आया है कुरान में।
अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्टेट्स जो है आर गिवन राइट टू प्रमोट एजुकेशनल इंटरेस्ट यस आर्टिकल में आपको एससी जो एसटी है तो बैकवर्ड क्लासेस है उसका देखो 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से बिलोंग करता है आपका। बाकी देखो बाकी आपका जो 46 वाला आर्टिकल है वो आपका एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस में एजुकेशन को प्रमोट का है। हाँ है नहीं। हाँ जी। सो अच्छा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटवर्ड फैक्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनैलिटीज इन द स्टेट टू होम यू कंट्रीब्यूट। अब इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर ऐसे लगते हैं जो आपकी नेशनैलिटीज को है प्रमोट करते हैं, यानी कि राष्ट्र में जो है आपकी राष्ट्रीयताओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण का बाह्य कारक कौन सा होता है? ये होता है आपका ये मैक्लेवर ने कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि इंटरैक्शंस जो होते हैं हमारी सोसाइटी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, मैक्लीवर वर्क मेड ह्यूज स्ट्राइड्स इन क्रिएटिंग न्यू थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी एंड मल्टी ग्रुप कोएग्जिस्टेंस की बात। ठीक है, हु रिगार्डेड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी किसने सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? द कॉन्सेप्ट गिवन बाय कॉन्टे। मैंने आपको पहले भी बताया था सोशियोलॉजी कॉन्टे। एंड एजुकेशनल, उन्होंने कहा ऑल सोसाइटीज डेवलप एंड प्रोग्रेस थ्रू रिलीजियस मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ द सोशल चेंज की कौन सी एजेंसीज आपका काम करती है? फैमिली, स्कूल, नेशनल आर्मी या नेशनल कैलामिटी? तो आपका ए ऑप्शन आता है, ए एंड बी। व्हाट डज द टर्म सोसाइटी जो है इम्प्लाई फॉर द गवर्नेंस के लिए सोसाइटी क्या करती है? चेक्स एंड बैलेंसेस करना, इक्वलाइजेशन। यानी कि देखो चेक्स एंड बैलेंसेस में ना काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है। तो गाइस चेक्स एंड बैलेंसेस होता है नियंत्रण और संतुलन रखना। ये एक तरह का प्रोवर्ब आप कह सकते हो, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक्स इसका आता है म्यूचुअल हेल्प। ये आपकी जो सोसाइटी होती है वो किस चीज से इम्प्लाई करती है? दैट इज द म्यूचुअल हेल्प से। चेक्स एंड बैलेंसेस इज नियंत्रण और संतुलन। फिर इक्वलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, फिर आता है परस्पर सहायता, और फिर लॉ अबाइडिंग सिटीजन मतलब विधि पालक नागरिक। तो आपका फर्स्ट आता है चेक्स एंड बैलेंसेस, दैट इज नियंत्रण और संतुलन बना के रखना। ठीक है, बैलेंसेस। फिर आता है व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टुडेज कास्ट डिस्टिंक्शन। हमारी जो सोसाइटी में एक कास्ट डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलती है, उसके लिए क्या व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल? कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पॉवर्टी, इंग्लिश एजुकेशन, फैमिली ऑक्यूपेशन या रिलीजन? तो हमारा इसका आंसर बनता है बी, यानी कि ए बी डी। फैमिली ऑक्यूपेशन क्या है वो कास्ट डिस्टिंक्शन पे नहीं आता है, गरीबी आती है। इंग्लिश एजुकेशन भी आपका कई बार आ जाता है। स्कूल इज अ कम्युनिटी इन मिनिएचर एंड माइक्रो सोसाइटी। स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी बोला गया है। व्हाट डू टर्म्स बाय द कम्युनिटी एंड सोसाइटी मींस देयर? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? क्या है कोई यूनिफॉर्मिटी या फ्रीडम, या सोसाइटी मीन्स कंट्रोल, या सोसाइटी मीन्स वननेस? गाइस ये मैंने पहले भी किया था। कम्युनिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक रूपता। गाइस पेन नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी जो है आपकी कम्युनिटी मीन्स होता है, कम्युनिटी मीन्स यूनिफॉर्मिटी हो गया, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मिटी। एंड देयर इज अ सोसाइटी मीन्स वननेस। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका बी आंसर बन गया। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग इनटू सिक्वेंशियल ऑर्डर में बनाएंगे टू डिस्क्राइब द कंप्लीट सोशलाइजेशन। आपको सोशलाइजेशन यूज द रोमन नंबर्स गिवन एज दिस, तो मैन टू सोसाइटी, मैन टू कंट्री, मैन टू रिलेटिव्स, तो यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल में बनाना है। तो आपका सीक्वेंस में आपका ये फोर्थ से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले मैन टू सेल्फ होना चाहिए, फिर फैमिली के लिए आना चाहिए, देन रिलेटिव्स, देन फ्रेंड्स, देन सोसाइटी, देन कंट्रीज, ऐसे ऐसे करके उसका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर बनता है। मैन इज द डिवीजन ऑफ पीपल। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टेटस? जब उसके सोशल स्टेटस के ऊपर सोसाइटी का डिवीजन होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप, स्टार्टाफिकेशन, कोहेंशन, कोहेंशन इज शक्ति होता है, एंड जो है सोशल मोबिलिटी। कल्चरल डिफ्यूजन, सोशल कोहेंशन, जी हाँ। तो यहाँ पे आपका सोशल स्टेटस क्या होता है? देखो, सोशल कोहेंशन क्या होता है? सोशल कोहेंशन होता है वो शक्ति जो आपको बांध के रखती है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है स्टार्टाफिकेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने भी मीनिंग भी लिखा है, अगर आप देखेंगे तो क्या है यहाँ पे? social cohesion is the strength of the relationship and the strength sense of solidarity and the क्या होता है? जो चीजें आपको बांध के रखती हैं, प्रेम, जैसे आपका प्यार है, आपकी रिस्पेक्ट है, ये चीजें आपकी सोशल कोहेंशन में रखती है, रिस्पेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द मेंट बाय द सोसाइटी? सोसाइटी से क्या मतलब है? आता है आपका नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल विद कॉमन फीचर, नेशन। तो हमारा सोसाइटी से मतलब आता है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। व्हाट डज सोशल चेंज मीन? सोशल मीन का क्या मतलब है? सोशल मोबिलिटी, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, चेंज इन गवर्नमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। सोशल चेंज से हमारा मतलब आता है जब सोसाइटी में चेंज आता है, दैट इज सामाजिक गतिशीलता। व्हाट चेंज इन एजुकेशन इज नेसेसिटेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन? तो आपका भूमंडलीकरण के कारण जो शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक हो गया है, तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वर्टिकल मोबिलिटी, कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन मतलब वही, देखो हिंदी में समझोगे ना तो समझ में आएगा, सांस्कृतिक प्रसार, अपनी विचारों का प्रसार करना, ठीक है। तो आपको बताना है चेंज इन एजुकेशन आता है, दैट इज द एरियाज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देकर आप ग्लोबलाइजेशन ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड, गाइस मेरा पेन नहीं चल रहा है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट नहीं चल रहा। सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटरकनेक्टेड एंड इंट्रिकेटेडली, मैं फिर भी थोड़ा बहुत इसे कर सकती हूँ माउस से, कनेक्टेड एंड सो दैट वन कैन नॉट थ्राइव इन द एब्सेंस ऑफ अदर। इसको क्या कहते हैं? एजुकेशन मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल डिफेंस, और एजुकेशन हेल्प्स टू डू अवे विद द सोशल डिविजन्स। Education makes people self-employable, and education sustains human life and preserves existing culture and creates the new culture and integrates both. कि शिक्षा मानव जीवन का पोषण करती है, मौजूदा संस्कृति को सुरक्षित रखती है, नई संस्कृति का सृजन करती है और इन दोनों को एकीकृत करती है। तो एजुकेशन सस्टेन्स ह्यूमन लाइफ, प्रिजर्व्स, क्रिएट्स, क्या करती है इसमें? यहाँ पे आता है आपका डी, ठीक है, कैन नॉट थ्राइव इन द एब्सेंस ऑफ अदर, तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया इसका। आ जाओ 24 पे। जो कंट्रीज होती हैं बड़ी या छोटी, आर स्पेंडिंग कोलोसल अमाउंट्स ऑन एजुकेशन। Investments in education is the single largest item of expenditure next to the defense in many countries. So what is the educational and sociological justification for this? क्या justify करोगे इसे? कंट्री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ ना कुछ अपना जो अमाउंट है एजुकेशन के लिए रखती है, उसको इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है, चाहे वो सिंगल या किसी भी लार्ज जो है एंटिटी पे खर्च करे। तो उसको आप क्या बोलेंगे कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, education has become pressing need under globalization, education helps to procure security, prosperity and social well-being to all, and it produces education competent people
to handle the defense equipments. बताइए। इसका आंसर बनता है आपका सी की एजुकेशन हेल्प करता है टू प्रोक्योर द सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सुरक्षा लाता है, संपन्नता लाता है, सामाजिक कल्याण में हासिल में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द फर्स्ट आपका जो साइकोलॉजिकल लैब है वो किसने इजाद किया था? वनडिट है, ये तो सबको पता है कि 1879 में वनडिट ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो थी वो लिपिजिंग में की थी, जर्मनी में। ये रहा नाम, जर्मनी में हुई थी, जहाँ पर मेनली सेंसेशंस और फीलिंग्स को देखा जाता था, सेंसेशन और फीलिंग्स को एम्प्लॉय किया जाता था। एंड जो वनडिट है इस्टेब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी को 1875 में हुआ था। इन्फ्लुएंस बढ़ते 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 स्प्रेड होता चला गया। नाउ नोटेबल पीपल इन साइकोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, ये प्रश्न यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे ज्यादा आते हैं आपके वनडेट। वनडेट ने क्या बोला? इस्टेब्लिश द फर्स्ट लैब उन्होंने किया। फिर आपके जो जी स्टैनली हॉल से हमारा स्ट्रेस का, और वो जिन्होंने आपको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म के बारे में बताया था, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, ये लेबोरेटरी है, ये फर्स्ट अमेरिका में जिन्होंने खोली थी स्टैनली हॉल ने। फिर आते हैं विलियम जेम्स, जिन्होंने पब्लिश की प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द फर्स्ट वाइडली यूज्ड साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक थी। साइकोलॉजी की जो सबसे पहली टेक्स्ट बुक थी वो यहाँ पे थी। वॉन्डेड थॉर्नडाइक कंडक्टेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग पे। फिर उसके बाद आपके आते हैं ये मैरी जो है विंटन, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये भी काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया। एंड मार्गरेट Flairhead है जो है was one जो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव PhD इन साइकोलॉजी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। फर्स्ट वेंडेट हैं जिन्होंने आपको, ये देखो इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट आपके फादर हो गए, ये आपको वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपके। आज अकॉर्डिंग टू पियाजे थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव की, थर्ड स्टेज सबसे पहले आपकी आती है सेंसरी, देन आती है आपकी प्री कॉन्क्रीट एंड देन फॉर्मल। तो थर्ड कौन सी हो गई? कॉन्क्रीट। ठीक है, तो आपका यहाँ देखो, जब हम सेंसरी मोटर जो स्टेज आती है आपकी, वो 0 से 2 साल तक के, जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें रहती है। अब उनमें का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस होते हैं, जहाँ पे वो मोटर रिस्पॉन्सेस देते हैं, जहाँ वो सेंसरी क्यूरियोसिटी है, अबाउट द वर्ल्ड है, लैंग्वेज यूज करते हैं। 2 साल का बच्चा क्या क्या करता है आप सबको देखो। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज वेरी फेमस इन दिस, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप।
फिर आते हैं प्री ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल जो होता है वो 2 से 7 साल का बच्चा होता है, वो सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। सिंबॉलिक थिंकिंग आपका ब्रूनर ने भी दिया था, जिसमें उसने सबसे पहले एनकॉनिक दिया था, फिर उसने आइकॉनिक यानी कि हम इमेज से पढ़ते हैं, एंड देन उसने सिंबॉलिक दिया था। और एज ग्रुप यही था, 7 अबव जो होता है वो एक सिंबल्स के थ्रू बात करता है। तो सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो एक प्री ऑपरेशनल स्टेज है इन द पियाजे थ्योरी। यूज ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स होता है, ग्रामर होती है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होता है कुछ भी नहीं बड़बड़ाता, एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं मतलब काम की बात करना शुरू करता है। लेकिन ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका थर्ड स्टेज जो होती है वो 7 to 11 की होती है, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट बिल्ट होते हैं। ठीक है। फॉर्मल स्टेज में वो थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल, जो उसका कीवर्ड है हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल, प्लस यहाँ पे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल लॉजिक लगाता है, रीजनिंग करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, मैपिंग करता है, ब्रेन करता है, ये सब उसके फॉर्मल ऑपरेशन में आता है, जो कि अबव 11 से ऊपर की स्टेज पे आता है। अ चाइल्ड वॉज pricked by the thorn of a red rose and hunt got hurt, मतलब बच्चे को एक आपको कांटा लगा एंड got hurt। तो लेटर ऑन ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग फियर टुवर्ड्स अ रेड ड्रेस, फिर उसको उसी से डर लगने लगा, बिकॉज वो कंडीशन हो गया, उसने देखा कि कोई भी रेड चीज उसको हर्ट करती है। तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, यानी कि उद्दीपक समानीकरण है, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन है, बोथ है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, नीदर अ स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, ना तो उद्दीपक समानीकरण है और ना ही अनुक्रिया समानीकरण है। नीदर अ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे आता है आपका ए ऑप्शन, स्टिमुलस का जनरलाइजेशन किया उसने, जनरलाइजेशन बना लिया कि जो भी रेड चीज होगी वो उसको हर्ट करेगी, तो ये जनरलाइजेशन में आता है। आ जाओ। इन्फेंसी एक स्टेज होती है, एडोलेसेंस है, यंग एडल्ट होता है। आपको एक तो इसकी आपको क्या याद करनी है, एज, मतलब किस एज में होता है, प्लस आपको याद करना है कि कौन सा इसका साइकोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं इस स्टेज पे। जैसे जो छोटा बच्चा होता है आपका, जो यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज पे, गाइस मेरा पेन नहीं चल रहा है। देखिए इन्फेंसी स्टेज होता है, इनिशिएटिव लेता है, गिल्ट, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट। तो यहाँ पे आपका, यहाँ देखिए ये आपका, यहाँ बहुत अच्छे से मैंने आपको बताऊंगी। एरिक्सन की थ्योरी है ये। एडोलेसेंट का जो माइंड होता है, ठीक है, एसेंशियली अ माइंड, और जो उसका साइकोलॉजिकल जो स्टेज होती है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सारी बातें किसने करी थी, एरिक्सन ने। तो उन्होंने स्टेज वाइज बांटा, जैसे उन्होंने फर्स्ट जो उन्होंने स्टेज बताई थी, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की आती है। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको वो भी बताऊँ। एरिक्सन साइकोसोशल, ओके चल रहा है, चलिए हाँ। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट ये होता है आपका 0 से लेके 1.5, जब वो 1.5 साल का बच्चा हो जाता है, ठीक है, 1.5 ईयर्स का हो जाता है, तो ट्रस्ट या मिसट्रस्ट, इफ नीड्स आर डिपेंडेंटली मीट, बच्चा पूरी तरह से अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है। तो जो इन्फेंट्स होता है डेवलप अ सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट। अगर उसकी माँ नहीं सुन रही है उसको, है उसकी माँ उसको इग्नोर कर रही है, तो वो मिसट्रस्ट की फीलिंग उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, वो फीड नहीं करेगा, फीड अपेंडेंट हो जाता है, राइट। दूसरी स्टेज आती है उसकी 1.5 साल से, 1.5 से उसकी आती है 3 साल तक का जो बच्चा रहता है, वो ऑटोनॉमी यानी कि सारी चीज़ें खुद करना चाहता है। और एक अगर वो नहीं कर पाता तो उसको शेम एंड डाउट होता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं अपने ही बच्चे का आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ही इज नाउ 4 ईयर्स, वो 4 साल का है, लेकिन उसके अंदर जो है स्टिल एक ऑटोनॉमी, यानी कि हर चीज़ वो खुद करना चाहता है। नहाने से लेकर जो है कपड़े पहनना, पढ़ना, लिखना, सब वो अपने आप करना चाहता है। लेकिन जब वो नहीं कर पाता तो वो रोता है, वो अपने आप को डाउट करता है कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ एबिलिटी। अगर हम 3 से लेकर, अगर हम बात करते हैं 3 to 5 ईयर्स में, इनिशिएटिव ये हो गया ना, इनिशिएटिव की जो प्री स्कूलर्स होते हैं, मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, तो जो प्री स्कूलर्स होते हैं लर्न टू इनिशिएट द टास्क, हर चीज़ को करना चाहते हैं और कैरी आउट द प्लान्स, और जैसे ही सोचा है तो दे फील गिल्टी अबाउट एफर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। उसके बाद जब हम 5 से लेकर जो है 12 साल तक का जो बच्चा होता है, उसको हम इंडस्ट्री, मेहनती या इंफीरियोरिटी फील हो जाती है, कि चिल्ड्रन लर्न टू प्लेजर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्व्स, मतलब खुद काम करके ना वो बहुत खुश हो जाते हैं, मेहनत करके और इनिशिएटिव्स लेके वो बहुत अच्छे से फैमिली में एक्सप्लोर करना, कुछ चीज़ें बनाना, वो सब इसमें हो जाता है। जब 12 साल से लेकर बच्चा 18 साल, ये जो एज होती है, दिस इज द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस की एज होती है, जिसमें उनको बच्चे आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं अपनी।
क्या करते हैं, आइडेंटिटी, कि हम ये बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे, एक सेल्फ ऑफ रोल उनके अंदर आता है। उसके बाद अगर वो नहीं समझ पा रहे कि उनका बिहेवियर कैसा है, तो वो एक कंफ्यूजन वाली स्टेज पे चले जाते हैं। फिर 18 साल से जो बच्चा 40 साल की एज में आता है, जब उसकी काफ़ी उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चेंजेस आते हैं, इंटीमेसी होती है, अगर वो एक किसी अदर पर्सन के साथ, मतलब एक अपोजिट सेक्स के साथ, अपोजिट जो है पार्टनर के साथ में अगर वो अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है लव का, सोशली जो है वो एक मेंटेन हो जाता है, सोशली स्टेबल हो जाता है, तो वो इंटीमेसी मतलब एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है इस स्टेज पे, तो लव रोमांटिक उसकी लाइफ जो है वो अगर नहीं है, तो वो आइसोलेट, वो अकेला हो जाता है। फिर उसकी जो स्टेज आती है 40 से 65 की जो एज होती है, वो होती है जनरेटिविटी, मतलब एक मिडिल एज की होती है, जो कि डिस्कवर करता है सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द वर्ल्ड, कि उसने कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेहनत कर रहा है संसार को, वो एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फिर उसकी जो आती है वो आती है 65 अबव एज, यानी कि वो एज व्हेन रिफ्लेक्टिंग, जो उसने लाइफ में वर्ल्ड को दिया है, वो उस वर्ल्ड उसको क्या दे रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसकी बुढ़ापे का सहारा बन रहा है, एक इंटीग्रिटी आती है। अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मैनकाइंड नहीं मिल रहा है, तो वो डिसअपियर की सिचुएशन में चला जाता है। तो ये एक पूरी सोशल है, साइको सोशल है, कि आपकी सोसाइटी में आपको कैसे डील करती है, या आप अपनी सोसाइटी को कैसे जो है गिव एंड टेक रिलेशन करते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। यस, आपका आता है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस 16 पीएफ आपका दिया था कैटल ने। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट होते हैं, इंक प्लॉट का टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि आपके देखो, ये है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव का जो टेस्ट है, ये आपको रेवन ने दिया था। जबकि मैट्रिसेस हो गया थीमेटिक, यानी कि जिसको हम टैट बोलते हैं, टैट वो मरे एंड मॉर्गन का दिया हुआ है। और इंक प्लॉट यानी कि इंक घेर के उसमें जो पूछा जाता है, दैट इज रॉर्चर का इंक प्लॉट टेस्ट होता है। ये सारा ना मैं आपको एक बार क्लियर करूंगी, जैसे भी यहाँ देखते हैं। तो जो रेव imposition of one's own feelings on others is a defense mechanism called। अब इम्पोज करना अपनी फीलिंग्स को, one's own feeling on others, दूसरे के ऊपर इम्पोज करना, दैट इज कॉल्ड, कौन सा डिफेंस होता है, ये प्रोजेक्शन का। फिर आते हैं प्री जो स्कूल रहता है, प्री स्कूल जो पीरियड होता है इज क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड रीजन आएगा ब्रेन इज रिलेटिवली मोर प्लास्टिक ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको बताना है प्री स्कूल के बारे में। तो दैट इज ए इज करेक्ट, इसका जो आप वो दे रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, वो भी करेक्ट है। 32 पे आते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, सक्सेसिव जो है अप्रोक्सीमेशन होता है, कि एक के बाद एक जो है सक्सेसिवली आपका जो है आपको क्लूज मिलते हैं। आप एक जो है आप जैसे आप ट्रायल एंड एरर होता है, या आपका सक्सेसफुली आप काम करते हो तो इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे अगर हम अनकंडीशन स्टिमुलस की बात करते हैं, तो वो किसने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिया था पावलोव ने। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का ये जो कॉन्सेप्ट था आपको दिया था इसमें स्किनर में। हैबिट स्ट्रेंथ होती है, यानी कि आपकी हैबिट्स बनती हैं, ये फल का दिया हुआ इंट्रोडक्शन थोड़ी थी। और लेटेंट लर्निंग होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको सीखते हो उस टाइम नहीं, लेकिन आप लेटर ऑन उसको यूज करते हो, ये आपका टॉलमेन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रीअरेंज द स्टेजेस ऑफ दी, पे आपको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की स्टेजेस दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, रीअरेंज करनी है। तो फॉर्मल लेवल है, कॉन्क्रीट लेवल है, क्लासिफिकेटरी लेवल है, आइडेंटिटी लेवल है। तो यहाँ पे आपका देखो डी आता है, सबसे पहले आपका था कॉन्क्रीट लेवल, फिर आपका आता है आइडेंटिटी लेवल, फिर आपका रहेगा यहाँ पे क्लासिफिकेटरी लेवल होता है थर्ड स्टेज पे, और फिर आता है आपका फॉर्मल लेवल। रीअरेंज द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस को रीअरेंज करना, तो सबसे पहले हाँ इसमें भी प्रिपरेशन होता है, सबसे पहले आप प्रिपेयर कर रहे हो सिचुएशन के लिए, फिर उसको इंक्यूबेट कर रहे हो, यानी कि चीज़ों को सोच रहे हो, वहाँ के उलझना नहीं होता किसी चीज़ को, आप बहुत ही प्रस्तुतवाद होता है जिसमें आप चीज़ें सोच रहे हो, कर रहे हो, समझ रहे हो, फिर एकदम से आपको सॉल्यूशन की तरफ आप जो है इंक्लाइन होते हो, और फिर उसको इवेलुएट करके आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। द फोर कॉन्टेंट्स जो है इंक्लूडेड इन द गिलफर्ड में चार कॉन्टेंट्स आते हैं। तो वो आपका फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, ये मतलब एक में, जिसमें जिसमें कि जो गिलफर्ड होता है उसमें थ्री होते हैं, जैसे ऑपरेशंस था, प्रोडक्ट था, और शायद कंटेंट था। आई थिंक मुझे कंटेंट में डाउट हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं हो रहा। तो उनके सब पार्ट्स थे। तो जैसे हाँ ये रहा ना,
प्रोडक्ट है, कंटेंट है, ठीक है, प्रोसेस बोला मैंने, प्रोडक्ट ही बोला था। प्रोडक्ट है, कंटेंट है, और यहाँ पे आपका ऑपरेशंस है ना। तो यहाँ पे आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें आप थिंकिंग करते हो, डाइवर्जन थिंकिंग, कन्वर्जन, मेमोरी का कॉम्बिनेशन, ये सारे ऑपरेशंस जो है आपके मेंटल एक्टिविटीज के वो होते हैं। फिर यहाँ पे आपका कंटेंट होता है कि कंटेंट कैसा हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी सुनने वाला हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, सिमेंटिक टाइप्स का हो सकता है, बिहेवियरल टाइप्स का हो सकता है, तो वो आपके कंटेंट में आता है। प्रोडक्ट्स यानी कि आपके किस तरीके से आप एक सिंगल चीज ले रहे हो, एक यूनिट में ले रहे हो, एक क्लास में ले रहे हो, एक किसी चीज के रिलेटिव में ले रहे हो, किस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, कि द रिजल्ट जो होगा फ्रॉम अप्लाइंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, जब आप ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को अप्लाई करोगे किसी कंटेंट में, तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक सिंगल चीज सीखोगे, एक सिंगल मल्टीफेज स्टेट होता है। ये स्ट्रक्चर था पूरा क्लिकवर्ड का। नाउ रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीक्वेंस बताना है आपको कॉग्निटिव का। डिसेंट्रेशन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस सबसे पहले आता है आपकी स्टेज में। ट्रांसडक्टिव प्रोफेशनल डिसेंट्रेशन सबसे पहला ही आपको ये डी मिल तो गया है। यहाँ पे आपका सेकंड जो स्टेज आती है, देखो यहाँ आती है सेंसरी, फिर आती है आपकी प्री ऑपरेशन, इसमें आप प्रोपोजिशन यानी कि तर्क वाक्य का चिंतन करना शुरू करते हो। फिर आपकी सॉरी 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 ये क्या है तो, नहीं नहीं ये नहीं है, ये जो इन दोनों में से आएगा ना, हाँ, इन दोनों में से आएगा, बी वाला आएगा आपका। सबसे पहले होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस का, फिर आपका जो स्टेज आता है ये ट्रांसडक्टिव एंड rearrange the sequence of cognitive development. Option 1, decentration. Option 2, object permanence. Option 3, propositional thinking. Option 4, constructive thinking. वैसे तो यही है, ट्रांसडक्टिव ही आता है आपका सेकेंड में। ट्रांसडक्टिव होता क्या है, ट्रांसडक्टिव होती है टाइप ऑफ प्री लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर बच्चा लिंक करता है स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को विदाउट यूजिंग जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग होती है इनिशियल स्टेज पे, जब बच्चा लॉजिक प्री लॉजिक होता है ना, छोटे छोटे चीजों को समझने लगता है। अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है ये, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है ट्रांसडक्टिव स्टेज, जो कि प्री में आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड। उसके बाद आता है आपका डिसेंट्रेशन होता है, जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आप एक साथ करने की कोशिश करते हो। ये 7 to 11 ईयर्स में होता है यूजुअली, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोपोजिशनल। अब प्रोपोजिशन में होता है एब्स्ट्रैक्ट है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, प्रपोज करना, ठीक है। ये आपका बेसिकली आपकी और अपर लेवल यानी कि आपकी फॉर्मल स्टेज में आता है। ट्रांसडक्टिव का मतलब होता है कनेक्शन करना, लेकिन इलॉजिकल तरीके से, कोई लॉजिक नहीं है, उसको बच्चे को कनेक्ट करता है ना, वो ट्रांसडक्टिव कहते हैं। और प्रपोजिशन फॉर्मल स्टेज में होता है, फॉर्मल स्टेज में होता है, जहाँ पे आप ये प्रपोज करना यानी कि लॉजिकल रीजनिंग लगाना, ठीक है। A researcher studying the development of self-esteem among primary school children can interview only 35 students in each grade. So आपको हर एक ग्रेड से सिर्फ 35 ही उठाने हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड। What is the purpose of reviewing the related literature for conducting an action research? So determine the contribution of the study to the scientific literature, clarify the design, identify the effective ideas and practices, ascertain whether the study is of quantitative or qualitative in nature. हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ये थर्ड वाला, टू आइडेंटिफाई द इफेक्टिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस को करना। फिर आता है व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज लीस्ट प्रिसाइसली क्वांटिफिएबल। कौन सी लीस्ट प्रिसाइसली होती है, तो यहाँ पे आता है आपका डी, प्रिडिक्टिव वाली, लीस्ट प्रिसाइसली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरवल। इंटरवल स्केल जब हम लेते हैं कि ये यहाँ से जैसे हम IQ लेते हैं, वो इंटरवल स्केल पे होता है, तो नो फिक्स्ड 0.3, नो फिक्स 0.7, अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं, अनइक्वल नहीं होते, फिक्स्ड 0 पॉइंट होता है
एंड इक्वल इंटरवल्स होते हैं। फिक्स्ड 0 पॉइंट होता है और अनइक्वल होते हैं नो फिक्स्ड एंड इक्वल। क्या बनता है आपका डी होता है, बिल्कुल होता है नो फिक्स्ड 0 पॉइंट। ऐसा नहीं, कभी कभी 10 से भी शुरू हो जाता है, तो कोई ऐसे फिक्स्ड वाला 0 पॉइंट नहीं होता है और इक्वल इंटरवल्स होते हैं, बिल्कुल। तो आपका डी ऑप्शन बनता है। स्टैंडर्ड जो एरर होती है इंडेक्स होता है, किस चीज़ का इंडेक्स है, स्टैंडर्ड एरर। एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट, सैम्पलिंग एरर्स होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एस टी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका जो एरर निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड एरर बन जाता है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जब हम कोरिलेशन ऑफ मल्टीपल चीज़ों का करते हैं, यानी कि यूज ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अनेक मुक्त चरों का उपयोग जब करते हैं, बहुत सारे चर होते हैं तो उसमें मल्टीपल कोरिलेशन लगाना पड़ता है। अगर हम कहें कि इसमें से बॉयज लर्न नॉनसेंस सिलेबल्स स्लोअर देन गर्ल्स, कि जो नॉनसेंस जो होते हैं बालक बालिकाओं की अपेक्षा में निरर्थक अक्षरों की धीमी गति से सीखते हैं, बालक बहुत ही उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपको वेरिएबल बताना है डिपेंडेंट, दैट इज योर स्पीड। ठीक है। व्हाट द डोमिनेटर ऑफ एफ रेशो में जो डिनोमिनेटर में क्या आता है, नीचे की तरफ क्या आता है, वो आता है आपका ये मीन स्क्वायर वेरिएंस। व्हाट डज द डिनोमिनेटर इन द एफ रेशो मेजर, गाइस जो एफ रेशो होता है उसका क्या आता है, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में जो वेरिएंस आता है, और वेरिएंस विद इन ग्रुप्स। तो यहाँ पे बिटवीन वाला तो है ही नहीं। मीन स्क्वायर वेरिएंस सम ऑफ स्क्वायर्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन ही आपको तो कम दिए हैं। अगर मैं दोबारा चेक करती हूँ, व्हाट डज द डिनोमिनेटर इन द रेशियो एफ रेशियो मेजर, ऑप्शंस आर फर्स्ट between groups variance, option B error variance, option C mean square variance, option D sums of squares। आपका इसमें बी बनता है। ये वाला तो है ही नहीं, मीन स्क्वायर वेरिएंस भी नहीं आता, स्क्वायर वेरिएंस सम ऑफ स्क्वायर्स भी नहीं आता, यहाँ एरर वेरिएंस आता है। डिनोमिनेटर मेजर एरर वेरिएंस जो कि आपका एक वेरिएबिलिटी दिखाता है विद इन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, लगा लेना इसको। रहता है यूज ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो है प्रोडक्ट मूवमेंट वाला हम कौन से स्केल पे चेक करते हैं, जो रैंक वाला है वो ऑर्डिनल पे करते हैं, है ना, रैंक ऑर्डर वाला। प्रोडक्ट मूवमेंट किस पे होता है, ये इंटरवल स्केल पे होते हैं, दो दो वेरिएबल्स होंगे दोनों ही इंटरवल स्केल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिसर्च गिव्स मोस्ट प्रीसाइज मेजरमेंट, किसको देते हैं प्रीसाइज मेजरमेंट, आपका आता है ऑब्जर्वेशन स्केल पे। यहाँ पे आपने नॉट द गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज, कौन सा आता है यहाँ पे, आपका बनेगा यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑफ द इवेंट्स। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्शन रिसर्च में, हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट किसको देते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन को, क्वालिटेटिव कंटेंट को, ट्रायंगुलेशन को या रिफ्लेक्शन को। यहाँ पे आपका आंसर आएगा येस, क्वांटिटेटिव जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसमें। आता है ना स्टडी, यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है ना, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन का सोशल बिहेवियर हम देख रहे हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी वुड बी कंसीडर्ड, सोशल बिहेवियर जब निकालते हैं उस टाइम पे इक्विवेलेंट फॉर्म निकालते हैं, इंटर रेटर इंटर कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन है इंडिकेटिव ऑफ वीकेस्ट कोरिलेशन,
कोई भी दो वेरिएबल में वीकेस्ट कोरिलेशन कौन सा माना जाता है, तो वीकेस्ट आपका ये देखो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, अगर आपका पॉजिटिवली आर से 0 बनेगी, पॉजिटिव वाले हैं ये नेगेटिव, तो अगर आप माइनस, अगर आप ये रेंज देखते हो, ये रहा 92 इसी रेंज में आएगा ना, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, तो आपको फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ वीकेस्ट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में आपको वीकेस्ट बताना है, तो आपका आएगा -0 से लेके, ये देखो एक मिनट, माइनस माइनस ये रहा ना, इस रेंज में आएगा ना, वेरी वीक नेगेटिव, ये तो स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, ठीक है। 0.15 आपका यहाँ पे बनता है ना, ये मॉडरेट पॉजिटिव हो गया, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, 40 में भी अगर आप देखेंगे ये भी 40 में भी यही आएगा, तो आपका ये भी पॉजिटिव हो गया, माइनस वाला सबसे वेरी वीक है, आपको वीकेस्ट वाला निकालना है, वीकेस्ट वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, सो लाइक द सेशन, यूट्यूब पे जरूर लाइक कर दीजिएगा सेशन को, थैंक यू सो मच और टेक केयर एंड बाय बाय।